फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम का एक और केस स्टडी देखने वाले हैं। ये आपका केस स्टडी का टॉपिक हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, कि बैंकों को कौन कौन से अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। कुछ जैसे रिस्क के हम अगर नाम लें, जैसे फंडिंग रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, या बेसिस रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से जो रिस्क आता है अलग अलग मैग्नीट्यूड में जो होता है, इस तरह के अलग अलग रिस्क हैं। तो उसी का ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और पूछते ज़रूर है कि कौन कौन से रिस्क हैं। ठीक है, और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिस्क है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क रहता है, एक एम्बेडेड रिस्क रहता है। ये भी आपका डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है कि एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या होता है। चलो डायरेक्ट केस स्टडी रीड करते हैं, फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से रिस्क मतलब बैंकों को होते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला इससे ज़्यादा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, इसमें से हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन तो पूछते ही, और भी टाइप के रिस्क के ऊपर और क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट केस स्टडी रीड करते हैं। इसमें बोला है कमर्शियल बैंक एडवांस्ड अ टर्म लोन ऑफ 20 करोड़ टू दिल्ली कॉर्पोरेशन। तो कमर्शियल बैंक एक बैंक का नाम है मान लीजिए, तो उसने 20 करोड़ का लोन दिया है, एडवांस दिया है दिल्ली कॉर्पोरेशन। कोई कंपनी है जिसका नाम दिल्ली कॉर्पोरेशन, उसको 20 करोड़ का लोन दिया। एज पर टर्म्स ऑफ लोन देयर विल बी मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर द रीपेमेंट स्टार्ट। तो लोन दिया तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा, जिसको हम रीपेमेंट बोलते हैं। ठीक है, ईएमआई की फॉर्म में। लेकिन 1 साल का मॉरेटोरियम दे दिया कि 1 साल आप रहने दीजिए, 1 साल तक सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कीजिए और 1 साल के बाद आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट करके हम ईएमआई बनाएंगे, ऐसा कुछ इसमें है। द रीपेमेंट पीरियड विल बी 7 ईयर्स आफ्टर मोरेटोरियम। तो 1 साल के मोरेटोरियम को हटा के 7 साल तक कस्टमर को रीपेमेंट करनी होगी, मतलब ईएमआई पे करना होगा इस 20 करोड़ रुपए को पे करने के लिए। द लोन हैज़ बीन फंडेड आउट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अब बैंक ने लोन दिया है तो बैंकों के पास पैसा कहाँ से आया, तो ये जो लोन की फंडिंग की है बैंक ने, ये की है फिक्स डिपॉजिट। तो 2-3 टाइप के फिक्स डिपॉजिट, तो वहाँ से फंडिंग की है। यानी बैंक करता क्या है, कस्टमर अपना फिक्स डिपॉजिट में, आरडी में या कहीं पे भी पैसा, या फिर एसबी में पैसा रखता है और बैंक उस पैसे को सेविंग लोन के तौर पे देता है। ठीक है, तो ये जो लोन दिया है इसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, मतलब ये पैसे बैंकों के पास कहाँ से आए, तो वो फिक्स डिपॉजिट से आए। एक तो 10 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था, 5 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक है, 5 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगा। दूसरा 5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था, 3 साल उसका मैच्योरिटी, और तीसरा 5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था और 2 साल उसका मैच्योरिटी है। जैसे एफडी हम ये सब कराते हैं, इसका एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है 5 साल 3 साल, तो ये आपको गिवन है। तो 10 में 5 हट गया 15, में 5 हट गया 20। तो इस तरह से जो 20 करोड़ रुपए है लोन के तौर पे कस्टमर को दिए गए। ठीक है, ये 20 करोड़ 3 अलग अलग टाइप के, अलग अलग मैच्योरिटी, देखिए एक 5 साल, एक 3 साल और एक 2 साल, अलग अलग अमाउंट ऑल्सो, एक 10 एक 5 करोड़, इस तरीके का अलग अलग मैच्योरिटी डेट, अलग अलग अमाउंट वाले जो फिक्स डिपॉजिट है, उन्हीं पैसों से इस 20 करोड़ वाले लोन की फंडिंग की गई है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं द बोरोवर कैन प्रीपे द लोन एट इट्स डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन वर्ड का मतलब होता है अपनी मर्जी से, जब मतलब उसके पास पैसा होगा तो कस्टमर प्रीपे भी कर सकता है। यहाँ पे तो लिखा है कि 1 साल के मॉरेटोरियम के बाद 7 साल में पे करना है, लेकिन अगर कस्टमर का ये मान लीजिए दिल्ली कॉर्पोरेशन का बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो पहले भी पे कर सकते हैं एट इट्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस ये जो दिल्ली कॉर्पोरेशन है उसके पास पैसा, उसकी मर्जी से वो पहले पे कर सकते हैं। द डिपॉजिटर्स ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू विदड्रॉ द डिपॉजिट बिफोर मेच्योरिटी। तो ये जो 3 एफडी वाले हमारे डिपॉजिटर थे, जिसने एक 10 करोड़ का एफडी कराया था और एक 5 करोड़ और एक 5 करोड़, ये 3 थे, तो इनके पास भी ऑप्शन है कि उनके पास भी ऑप्शन है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। इस पर लिखा है 5 साल 3 साल 2 साल, लेकिन इनके पास ये ऑप्शन भी है कि कुछ अगर इमरजेंसी आ गया तो ये पहले से इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लोन वाले के पास भी ऑप्शन है, वो टाइम से पहले लोन पे कर सकते हैं, और जो ये एफडी वाले डिपॉजिटर्स हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि भले ही 5 साल मैच्योरिटी है पर पहले भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक हैज़ ऑल्सो इशूड अ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बोरोवर फॉर 60 लाख। तो इस बोरोवर के लिए बैंक ने 60 लाख का परफॉर्मेंस गारंटी दिया है। ठीक है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कौन सा गारंटी होता है, परफॉर्मेंस मतलब बैंक अपने कस्टमर की गारंटी देता है कि जिस हिसाब से इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट में, वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस देगा, उस हिसाब से काम करेगा। अगर उस हिसाब से वो काम नहीं करता तो फिर हम आपको पेमेंट देंगे। तो बैंक करता क्या एग्जैक्टली कि परफॉर्मेंस गारंटी का जरूरत कब पड़ता है, जैसे कई बार कुछ गवर्नमेंट जो है रास्ते में सड़क बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि कई बार आधा काम करते हैं, कई बार क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रखते काम का, इतने अच्छे से काम नहीं करते, तो लॉस हो सकता है। तो उस लॉस के लिए क्या करते हैं, वो जो गवर्नमेंट एजेंसी वाले जिनको सड़क बनवानी होती है किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो बोलते हैं कि आप बैंकों के थ्रू गारंटी लाइए और उसमें रहेगा कि इतने टाइम ड्यूरेशन में इतना अच्छी क्वालिटी के साथ इस तरह का हम काम करेंगे। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो बैंक हमें उसका जो है भरपाई करेगा, तो उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ये वैसे आपका जेआईबी में पूछते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, पर ये टर्म था तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी बैंक किन कस्टमर के लिए देता है और क्यों देता है।
चलिए 60 लाख का ये वाला गारंटी दिया। अब बोला है बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो अभी आपने रीड किया इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। पहला, इफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी और इट इज नॉट रिन्यू ऑन मैच्योरिटी द बैंक विल रिक्वायर न्यू सोर्स टू कीप फंडिंग द। बोल रहा है कि जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योरिटी से पहले ही विड्रॉ कर लिया। यहाँ हमने एक लाइन देखी थी कि डिपॉजिटर्स ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ द डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी। मतलब ये जो डिपॉजिटर्स हैं ये मैच्योरिटी से पहले भी क्या कर सकते हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो वैसे ही किया, पहले में बोला है कि डिपॉजिटर ने अपना पैसा मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर लिया या जो मैच्योरिटी आया तो उसने रिन्यू नहीं किया, तो बैंकों को नए सोर्स, मतलब बैंकों को कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ेगा वो जो टर्म लोन है उसकी फंडिंग के लिए। ठीक है, डिपॉजिटर ने पहले से पैसा विड्रॉ कर लिया मैच्योरिटी से पहले, तो उसको क्या बोला था, फंडिंग रिस्क। ठीक है, फंडिंग रिस्क का मतलब ही क्या है कि टाइम से पहले डिपॉजिटर ने विड्रॉ कर लिया। अभी आपकी बाकी टर्म्स है कि कॉल रिस्क, टाइम रिस्क, बेसिस, ये सभी अभी आपका आने वाला है, तो यहाँ पे नहीं, जब हम क्वेश्चन अभी आने वाले क्वेश्चन है वहीं पे इसको देखेंगे। तो बस आपको फंडिंग रिस्क का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। फंडिंग रिस्क का मतलब क्या हुआ कि बैंकों को कस्टमर ने टाइम से पहले ही, जो कस्टमर है मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर लिया, मैच्योरिटी आने पर उसको दोबारा रिन्यू नहीं किया। बैंकों को लोन के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, लोन को फंडिंग के लिए पैसा चाहिए, तो उसको बोला जाता है फंडिंग रिस्क। मतलब फंडिंग कहाँ से करें, जो फंडिंग आने वाली थी कस्टमर के पास से वो तो उसने विड्रॉ कर ली, मतलब जो ऑलरेडी फंडिंग थी वो विड्रॉ कर ली, मैच्योरिटी से पहले कर ली, या मैच्योरिटी डेट आ गया तो उसको रिन्यू नहीं कराया। अब कहाँ से बैंक उस पैसे को अरेंज करेगा, कहाँ से फंडिंग लाएगा, तो उसको बोला जाता है फंडिंग रिस्क। सेकेंड, इफ लोन इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड ऑन टाइम, अगर टाइम पे कस्टमर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो उसको बोला जाता है टाइम रिस्क। मतलब टाइम पे बोरोवर क्या कर रहा है, लोन इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा। अब एफडी क्या हो गया, एफडी मैच्योर हो गया, तो एफडी मैच्योर के बाद बैंकों को तो एफडी वाले कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो कस्टमर है अपना इंस्टॉलमेंट ही नहीं पे कर रहा। ठीक है, तो अब बैंकों को कुछ और सोर्सेज देखने पड़ेंगे। ये जो कमी हो गया कि एफडी का पैसा कस्टमर को रिटर्न करना और यहाँ से तो टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही, तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के इतना पता लगा कि टाइम पे कस्टमर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा, तो क्या हो गया, टाइम रिस्क। ठीक है, तीसरा, इफ बोरोवर फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी के अंतर्गत जो बोरोवर है वो अपना ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाया। ऑब्लिगेशन मतलब उसको करना ही था क्या, जो सड़क का, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप की परफॉर्मेंस की बात हो सकती है कस्टमर की। एग्जाम्पल हमने लिया था कि सड़क का काम अच्छे से करना, टाइम पे करना, बीच में काम छोड़ के नहीं जाना। कई बार ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसा भी करते हैं, कहीं से अच्छा मतलब ज़्यादा अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसको पेंडिंग छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो इस बोरोवर ने क्या किया, नहीं किया, वो फेल हो गया। जो उसका एप्लीकेशन था गारंटी के मतलब गारंटी के लिए, गारंटी तो बैंक ने दिया था, जो उसका ऑब्लिगेशन था काम को परफॉर्म करने का, जिसके लिए बैंक ने गारंटी दिया, और बैंक इज आस्क्ड बाय द बेनिफिशियरी टू पे द अमाउंट। अब क्या हो रहा है, जो बेनिफिशियरी है, अभी बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी वो है जिसने बोला था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है जो चाह रही थी कि सड़क बनाई जाए, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट की एजेंसी वो होगी बेनिफिशियरी, जिसको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने बैंकों को कॉल करके बोला कि पैसा दीजिए। जो हमारे कस्टमर ने, जो हमारा बोरोवर है, मतलब जिसको हमने काम दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपका कस्टमर, तो वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाया, उसने जो ऑब्लिगेशन किया था कि मैं ऐसा काम करूँगा नहीं कर पाया, तो बैंकों को अब पे करना है। तो उसमें जब भी बैंकों को बुलाया जाता है बेनिफिशियरी के द्वारा कि आप अमाउंट पे कीजिए, आपने इस कस्टमर का गारंटी दिया था, इसको पे कीजिए, तो उसको बोला जाता है कॉल रिस्क। ठीक है, तो कॉल रिस्क हमेशा तभी रहता है जब किसी टाइप का गारंटी बैंकों ने दिया और कस्टमर उसको नहीं पूरा कर पाया, तो वो क्या होता है, कॉल रिस्क। नेक्स्ट है, देयर इज मैच्योरिटी मिसमैच बिटवीन टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट। देखिए, एक हमारा था लिक्विडिटी और एक अभी हमने देखा था फंडिंग। काफ़ी हद तक ये दोनों लगता है सेम, कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का भी मतलब होता है कि पैसा कम पड़ गया ना, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैश, पैसा की कमी। फंडिंग का मतलब है कि पैसे की फंडिंग नहीं हो पाई। तो दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझना होगा कि लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट है और जो टर्म लोन है उनका मैच्योरिटी मिसमैच है। मैच्योरिटी मिसमैच मतलब एफडी मान लीजिए आपने लिए 5 साल के लिए और उस 5 साल के एफडी के पैसे को आपने लोन के तौर पे दे दिया, 10 साल का आपने लोन दे दिया। मान लीजिए इस 5 साल के एफडी के पैसे को आपने 10 साल का हाउसिंग लोन दे दिया, जैसे एग्जांपल, या कोई कार लोन दे दिया 7 साल का। तो दोनों का मैच्योरिटी डेट डिफरेंट है, एफडी है 5 साल का और ये आपका हाउसिंग लोन है 7 साल का, तो इसको बोला जाता है मैच्योरिटी मिसमैच। ठीक है, दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब एफडी का पैसा 5 साल में मैच्योर हो जाएगा और हाउसिंग लोन आपको 10 साल में मिलेंगे पूरे पैसे ना। तो जब ये इस तरीके का जो टाइम ड्यूरेशन, मतलब दोनों का जो मैच्योरिटी डेट है उसमें मिसमैच आता है, तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का बस डेफिनेशन इतना ही आपको याद रखना है कि दोनों का मैच्योरिटी डेट डिफरेंट होगा। मतलब एफडी मान लीजिए 5 साल की है तो हाउसिंग लोन 10 साल के लिए दे दिए, या एफडी 10 साल की है तो हाउसिंग लोन 30 साल के लिए दे दिए। तो दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो मैच्योरिटी डेट है, वो उसमें मिसमैच आ रहा है। तो इसलिए
क्योंकि 10 साल में एफडी पूरा हो गया तो कस्टमर तो 10 साल बाद आके बोलेगा ना, मेरे एफडी का पैसा वापस करो, मुझे इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा चाहिए। और आपने उस पैसे को दे रखा होगा 30 साल के हाउसिंग लोन के लिए, तो वो पूरा पैसा आने में तो भी 30 साल लगेगा, तो बैंकों को कहीं और से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी रिस्क। बैंकों को पैसों की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्यों बोला गया इसको? टाइम ड्यूरेशन का नाम, जो टाइम ड्यूरेशन मिसमैच की वजह से उसको लिक्विडिटी रिस्क इसलिए बोला गया क्योंकि अब बैंकों को पैसे की दिक्कत आएगी कि 10 साल बाद एफडी वाला कस्टमर आके बोलेगा हमारे पैसे वापस करो। अब बैंक कहाँ से देगा? क्योंकि उस पैसे को बैंक ने 30 साल के हाउसिंग लोन वाले कस्टमर को दिया है, ठीक है। या फिर 10 साल वाले को 15 साल के किसी कार लोन या एजुकेशन लोन वाले कस्टमर को दिया। तो इस तरह से जो टाइम ड्यूरेशन में जो मिसमैच आ जाता है, टाइम ड्यूरेशन की मैच्योरिटी में जो मिसमैच आ जाता है, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क का सिर्फ इतना डेफिनेशन है। अब हम दोबारा से फंडिंग वाले पे आ जाते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। फंडिंग रिस्क वाले में हमने क्या देखा था? फंडिंग में बोला था इफ फिक्स डिपॉजिट इज विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी। तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें क्या मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर लिया, मैच्योरिटी से पहले ही विड्रॉ कर लिया। मैच्योरिटी मान लीजिए 5 साल का था तो 5 साल से पहले ही विड्रॉ कर लिया, या मैच्योरिटी आ गया उसके बाद कस्टमर ने दोबारा से रिन्यू नहीं कराया उसको, ठीक है। तो उसको बोला जाता है फंडिंग। तो डिफरेंस क्या है? लिक्विडिटी वाले का डेफिनेशन ये था, ये कई बार सेम से लगता है तो इसलिए इसका एक बार डिफरेंस देख लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना। लिक्विडिटी का था कि दोनों का जो मैच्योरिटी मिसमैच है, मतलब जो मैच्योरिटी डेट है दोनों की, लोन की और डिपॉजिट की, तो वो उनका जो मैच्योरिटी डेट है उसमें मिसमैच है, तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। यानी एफडी 5 साल की है, 10 साल का हाउसिंग लोन दे दिया, एफडी 5 साल की है, 15 साल का एजुकेशन लोन दे दिया, तो ये जो मैच्योरिटी डेट है दोनों की उसमें मिसमैच आ रहा है। 5 साल के एफडी को 10 साल वाले लोन के लिए दे दिया, तो उसको बोला जाता है मैच्योरिटी मिसमैच। और मैच्योरिटी मिसमैच के आने से सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो लिक्विडिटी का ये हो गया। फंडिंग में क्या हुआ है? फंडिंग में ये हुआ कि मैच्योरिटी मिसमैच की बात नहीं हो रही, मैच्योरिटी से पहले ही कस्टमर ने विड्रॉ कर लिया या मैच्योरिटी आने पर रिन्यू नहीं कराया, ठीक है। या तो मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर लिया या मैच्योरिटी आने पर रिन्यू नहीं कराया, तो उसको बोला जाएगा फंडिंग। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या। इसमें एक तरह से कंपैरिजन हो रही है लिक्विडिटी में कि मैच्योरिटी डेट दोनों का डिफरेंट है, तो एक तरह से दोनों की मैच्योरिटी डेट में कंपैरिजन हो रही है कि ये 5 साल का है, ये एफडी 5 साल का है, तो लोन 10 साल का है, तो उनमें एक तरह से कंपैरिजन हो रही है। उसमें से जो प्रॉब्लम आ रही है वो लिक्विडिटी है। और फंडिंग वाले में क्या है कि मैच्योरिटी डेट आने से पहले कस्टमर ने क्या किया, मैच्योरिटी डेट पूरा भी नहीं देगा। यहाँ तो एटलीस्ट ये है कि 5 साल है 10 साल है, तो यहाँ तो 5 साल के भरोसे बैठे कि 5 साल बाद देना पड़ेगा। यहाँ तो उससे पहले ही आपका जो है फंडिंग का दिक्कत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी से पहले ही कस्टमर ने विड्रॉ कर लिया, या किसी केस में अगर रहा तो भी वो क्या करेगा, रिन्यू नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे फंडिंग। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टाइम तो क्या है, टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा, वो हो गया अपना टाइम। और ये कॉल रिस्क है, जब भी किसी भी टाइप की गारंटी होती है और बैंकों को कस्टमर के लिए गारंटी के लिए पेमेंट करनी पड़ती है बेनिफिशियरी को, मतलब जिसको गारंटी का बेनिफिट मिलेगा, जिसने बोला है गारंटी लेके आओ कस्टमर को, ठीक है। तो बैंकों को जब वो बुलाएगा तो उसको कॉल रिस्क बोला जाता है। लिक्विडिटी अभी हमने डिफरेंस देखा है, और लिक्विडिटी और फंडिंग का भी हमने डिफरेंस देख लिया है। नेक्स्ट, इन केस बोरोवर डिफॉल्ट एंड लोन बिकम्स एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग। तो जब भी बोरोवर डिफॉल्ट कर जाएगा और लोन हमारा एनपीए हो जाएगा तो उसको बोला जाता है क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि जो हमारा बोरोवर वो डिफॉल्ट कर जाता है, बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है। और ये आपका एक क्रेडिट रिस्क ये है, और एक ये है कि टाइम रिस्क। ये दोनों में थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो क्रेडिट और टाइम में डिफरेंस क्या हुआ, थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। टाइम का मतलब है पेमेंट दे रहा है लेकिन टाइम पे नहीं दे रहा, और क्रेडिट में क्या बिल्कुल ही डिफॉल्ट हो गया और अकाउंट को उसने एनपीए कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्रेडिट और टाइम का। टाइम में पेमेंट नहीं आ रही, वो हमारा टाइम पे नहीं पे कर रहा, हो गया टाइम रिस्क। तो मतलब इसमें थोड़ा चांस है कि पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट में तो कस्टमर बिल्कुल ही डिफॉल्ट हो गया, हमारा अकाउंट एनपीए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट, मतलब कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, हमारा कस्टमर नहीं पे कर पा रहा। तो आपको जो कीवर्ड्स है ये भी देखने पड़ेंगे। ये डिफॉल्ट है, मतलब हमारा बोरोवर डिफॉल्ट हो गया और लोन एनपे बन गया, ठीक है। तो हमारा लोन अकाउंट एनपे बन गया और बोरोवर डिफॉल्ट। अगर सिर्फ इतना भी लिखा होता ना कि हमारा बोरोवर डिफॉल्ट हो गया तो भी हमारा क्रेडिट रिस्क ही होता, ठीक है। लिक्विड रिस्क हम देख चुके हैं, और बाकी के 2 रिस्क कभी आपके 1-2 क्वेश्चन में भी आगे आएंगे। 6, इन केस द टर्म लोन हैज बीन फंडेड फ्रॉम एफडी ऑफ डिफरेंट अमाउंट एंड ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज। तो बोल रहा है कि जो हमारा टर्म लोन है, यानी हमने अपने कस्टमर को 20 करोड़ का टर्म लोन दिया, और ये कहाँ से मिला, एफडी हमने कस्टमर से ली थी और एफडी का अमाउंट भी डिफरेंट था, ठीक है। देखा था ना, कहीं एक 15 करोड़ का एफडी था, एक 5 करोड़ का, एक 5 करोड़ का, डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट मैच्योरिटी। एक का 5 साल मैच्योरिटी था, एक का 3 साल, एक का 2 साल। तो देयर विल बी अर्ली रीप्राइसिंग इन केस ऑफ डिपॉजिट। तो ये जो आपने लोन दिया था कितना, 7 साल के लिए था, 1 साल का मॉरेटोरियम, तो 8 साल मान लीजिए। और ये जो एफडी है ये 15 का, 5 का और 5 का, और इसका जो मैच्योरिटी डेट है वो भी डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा
कि अर्ली रीप्राइसिंग। अब ये रीप्राइसिंग का क्या मतलब होता है? प्राइसिंग बैंकों की टर्म में, बैंकों के लिए प्राइस होता है हमेशा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बैंक अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस लगाता है? तो प्राइस हो गया इंटरेस्ट रेट, कि जैसे हाउसिंग लोन में बैंक ने बोला 8% इंटरेस्ट रेट, तो 8% क्या हो गया? प्राइस हो गया, ठीक है। तो रीप्राइसिंग मतलब दोबारा से रिप्राइसिंग कैसे लगाएगा? बैंक दोबारा से रिप्राइसिंग ऐसे लगाएगा कि ये जो 5 साल का एफडी था, ये 15 साल का एफडी था, 5 साल का, तो अगर इंटरेस्ट का जो मार्जिन है वो चेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा। ये 5 साल बाद क्या पता ये कस्टमर विड्रॉ कर ले पूरा, या अगर वो चाहे तो दोबारा बोल सकता है कि फिर से एफडी कर दो 5 साल के लिए, कुछ भी बोल सकता है। तो उसमें क्या दोबारा से बैंकों का इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। या अगर नए डिपॉजिटर आए तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रहेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो चुका है। और 7 और 8 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, 5 साल बाद क्या होगा किसको मालूम, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट चेंज आने की वजह से क्या होगा? ये बैंकों के लिए कौन सा? तो इसको बोला जाएगा मिसमैच और गैप रिस्क। तो मिसमैच और गैप रिस्क का मेन डेफिनेशन क्या है कि जो एफडी है उसको अलग अलग जो लोन है उसको अलग अलग सोर्सेज से एफडी से किया गया, और जो एफडी है उसमें रिप्राइसिंग अर्ली हो जाएगी लोन के कंपैरिजन में। इसका तो सेम रहेगा अगर आपने दिया है, तो लोन के कंपैरिजन में इसकी जो रिप्राइसिंग है वो जल्दी होगी, रिप्राइसिंग होगी। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लोन है उसको अलग अलग अमाउंट के डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी डेट और अमाउंट वो भी डिफरेंट है, उसकी वजह से किया, तो दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया, तो उसको बोला था मिसमैच और गैप रिस्क, ठीक है। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ टर्म लोन एंड एफडी आर एट फ्लोटिंग रेट द इंटरेस्ट विल चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि जो बेसिस रिस्क है ये क्या होता है कि जो हमारा लोन है, लोन मतलब पैसा दिया, पैसा कहाँ से दिया? डिपॉजिट कराएगा वहीं से, चाहे एफडी है या सेविंग बैंक है या आरडी है, ठीक है। तो जो लोन है और जो एफडी है या फिर किसी भी टाइप का और डिपॉजिट है, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड मतलब ये मान लीजिए फिक्स्ड है तो ये फ्लोटिंग है, और या फिर अगर ये फ्लोटिंग है तो जो इंटरेस्ट रेट का जो दोनों ही अगर फ्लोटिंग है तो अलग अलग मैग्नीट्यूड मतलब अलग तरह से वो चेंज हो रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके का जो है, इस तरीके के जो इफेक्ट है उससे क्या होता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको असर पड़ता है, ठीक है। जो बैंकों का इंटरेस्ट के थ्रू बैंक अपना मार्जिन कमाता है जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम, तो उस पर फर्क पड़ता है, तो उस रिस्क को बनाता है बेसिस रिस्क। तो बेसिस रिस्क का मतलब क्या है कि अलग अलग मैग्नीट्यूड में हमारे लोन और डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट चेंज होना, या कई बार ये ऐसे भी हो सकता है कि लोन हमने दे रखा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे और डिपॉजिट हमारा फिक्स डिपॉजिट रेट पे, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ गया ना। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट लोन और डिपॉजिट में अलग अलग मैग्नीट्यूड में रहता है तो उस वजह से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं बेसिस रिस्क, ठीक है। और बेसिस का क्या रहता है, मतलब 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है कि एक इंटरेस्ट रेट किसी और, मतलब एक जो डिपॉजिट है वो किसी और मैग्नीट्यूड में है और ये हमारा लोन किसी और मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। ये अलग अलग तरह से, तो उसको बोला जाता है बेसिस रिस्क। नेक्स्ट, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द बोरोवर कैन प्रीपे। तो ये आपका जो एम्बेडेड ऑप्शन है ये सबसे ईजी और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एम्बेडेड का मतलब क्या है? टाइम से पहले हमारा कस्टमर जो है लोन का पेमेंट कर दे। जैसे हमारे हमने क्वेश्चन में देखा था कि दोनों के पास ऑप्शन है, यहाँ हमने देखा था ना कि बोरोवर कैन प्रीपे द लोन एट इज डिस्क्रिप्शन, यानी बोरोवर के पास कहीं से पैसे आ गए तो प्रीपे कर सकता है, बैंक कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसे डिपॉजिटर के पास भी ऑप्शन है टू विड्रॉ द डिपॉजिट, डिपॉजिटर के पास ऑप्शन है कि टाइम से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ टाइम से पहले हो जाती है और वो ऑप्शन बैंक खुद देता है उसको बोला जाता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इम्बेडेड मतलब टाइम से पहले कस्टमर ने लोन का पेमेंट कर दिया, या टाइम से पहले हमारे बोरोवर ने अपना जो मैच्योरिटी का वेट नहीं कर पहले इसको विड्रॉ कर लिया, तो उस रिस्क को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है। द बोरोवर कैन प्रीपे द लोन एंड डिपॉजिटर्स आर अलाउड टू विड्रॉ द एफडी बिफोर मैच्योरिटी। तो दोनों को अलाउ है, ये बैंक ने खुद अलाउ किया, अलाउ तो कर दिया पर बैंकों का रिस्क हो गया, उसको बोला जाएगा एम्बेडेड। यानी टाइम से पहले ही जो है कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट जो है अपना जो लोन है उसको पे कर देगा पूरा, और जो डिपॉजिटर्स है वो अपना एफडी टाइम से पहले ही उसको पूरा विड्रॉ कर लेंगे, तो उसको बोला जाएगा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ऐसे एक हमारा टाइम था ना कि टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं टाइम रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क हो गया कि टाइम से पहले ही अपना लोन पूरा क्लोज कर दिया, कि पहले पूरा पेमेंट कर दिया। ये एफडी वाले में कस्टमर ने टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले ही अपना पूरा विड्रॉ कर लिया, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत पूछते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है ये। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट आपका क्रेडिट रिस्क, जो बोरोवर हमारा डिफॉल्ट हो जाता है, हमने देखा था ना ये वाला। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है, ये भी बहुत पूछते हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या है, तो कस्टमर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन्स बिगिंस आफ्टर 1 ईयर। तो हमने देखा था कि 1 साल तक हमारे कस्टमर को क्या मिलेगा, मोरेटोरियम। तो 1 साल के बाद जब रीपेमेंट स्टार्ट होगी, बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू
इन्वेस्ट दिस फंड एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। तो अभी क्या होगा, कस्टमर तो अपना करोड़ का अपना जो है रीपेमेंट स्टार्ट कर दिया। मतलब मान लीजिए पहले साल उसने रीपेमेंट स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए पहले महीने उसने 1 लाख दिए, दूसरे महीने 2 लाख, या इस तरह से कुछ भी पैसा बैंकों के पास आ रहा है, तो बैंक अब उस पैसे को अपने पास तो नहीं रखेंगे, उस पैसे को बैंक को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो पैसा आया उसको कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। उस पैसे को कहाँ लगाए, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है। मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक अर्न कर रहा है और वो जो पैसा बैंकों को वापस मिल रहा है उसको कहाँ पे बैंक इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उस तरीके का रिस्क होता है, उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। तो री इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा बैंकों को लोन के थ्रू वापस मिला है अब उसको कहीं और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक बार तो बैंक ने उस पैसे को, अब ये री क्यों वर्ड यूज़ किया, मतलब री का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिपीट होती है, दोबारा से होती है, उसको बोलते हैं री। तो ये दोबारा से क्यों बोला गया, इसलिए क्योंकि उस पैसे को, उस एफडी के पैसे को पहली बार तो बैंक ने लोन देके, जो 20 करोड़ का लोन देके वहाँ इन्वेस्ट किया। लोन देना भी एक तरह का इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट से जो पैसे मिले उस पैसे को बैंक कहीं और, जो मतलब हर महीने जो कस्टमर 1 लाख 2 लाख कुछ भी पे कर रहा है, उसको बैंक अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि वो पैसा एफडी वाले कस्टमर का पैसा है। और बैंक क्या करेगा कि उस पैसे को बैंकों को क्या करना है, भले एफडी पहले से मैच्योर होगी, कहीं और से कोई दूसरे कस्टमर की एफडी है, तो कुल मिला के एफडी में तो बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अपने पास बैंक उस पैसे को ऐसे नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि उस पैसे पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंकों को इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उसको री इन्वेस्टमेंट बोला, मतलब दोबारा से। एक बार तो पहले वो लोन के तौर पर दिया गया और लोन से रीपेमेंट जो वापस आई उसको दोबारा से बैंक इन्वेस्ट करा, क्योंकि एक बार तो पहले वो कर चुका था ना लोन के लिए इन्वेस्ट, ये दूसरी बार इन्वेस्ट हुआ है, इसलिए उसको बोला था री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इफ term loan was partly funded from current account balance, the net interest income of the bank will decline if there is downward movement of interest rate। बोल रहा है कि जो बैंक ने क्या किया, जो टर्म लोन की जो फंडिंग है पार्टली फंडेड, मतलब कस्टमर ने क्या किया, अपने करंट अकाउंट में बैलेंस था और ये जो टर्म लोन है उसका हमने देखा कि रीपेमेंट स्टार्ट हो गया, तो कस्टमर ने क्या किया, अपने करंट अकाउंट के पैसे को ही पार्टली, मतलब कुछ पैसे को जो बैलेंस के तौर पर यहाँ रखा था उसको यहाँ पे जो है टर्म लोन वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बैंकों का जो है वो इनकम बैंकों की डिक्लाइन होगी। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक कस्टमर को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा होता, लेकिन अब कस्टमर ने क्या किया, उसी पैसे को यहाँ पे जो है टर्म लोन वाली जगह पे कस्टमर ने पे कर दिया, मतलब यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो बैंकों के पास तो कुछ नया पैसा नहीं आया, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया ना, तो बैंकों को कुछ नया पैसा नहीं मिला। और इफ देर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब टर्म लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट इस तरह का कुछ है, तो बैंकों का जो इनकम है वो फाइनली कम हो गया। सो इस तरह के रिस्क को क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। मतलब जो नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क है उसका मतलब यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो आ गया उसकी वजह से कुछ जो नेट इंटरेस्ट पोजीशन है उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि करंट अकाउंट में जो बैलेंस था उसमें बैंक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, लेकिन जो टर्म लोन है वहाँ पे कस्टमर इंटरेस्ट पे कर रहा था। लेकिन अब कस्टमर ने क्या किया, करंट अकाउंट के बहुत से बैलेंस को, मतलब पार्टली जो फंडिंग है वो करंट अकाउंट के पैसे को टर्म लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो बैंकों की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक तरीके का लॉस हो गया। बढ़ना चाहिए था, कहीं और से अगर कस्टमर लाके टर्म लोन की फंडिंग करता तो ये रहता कि बैंक उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि करंट अकाउंट मतलब कस्टमर ने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो बैंकों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कस्टमर को ये बेनिफिट हुआ कि टर्म लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम अमाउंट पे लगेगा। क्यों, क्योंकि उसने थोड़ी यहाँ फंडिंग कर दिया, अपना EMI भी पे किया, तो कहीं और से आना चाहिए था पैसा, लेकिन उसने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो नेट इंटरेस्ट इनकम पे कुछ बैंकों को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ जो प्रॉफिट होना था वो नहीं हुआ, इसलिए इसको बोला जाएगा नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। मतलब जो नेट अगर आप बात करें तो नेट कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक अकाउंट से ही कस्टमर के दूसरे अकाउंट में पैसा आया, नेट बैंकों को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। इसका हो गया सी। एक लास्ट क्वेश्चन है, इन दिस केस if borrower make use of term loan for different purpose exposing himself and the bank to the loss, this is called। तो कस्टमर क्या कर रहा है कि जो हमारा कस्टमर क्या कर रहा है कि जो पैसा है वो किसी और सोर्स, मतलब बैंकों को मेक यूज़ ऑफ टर्म लोन फॉर डिफरेंट पर्पज। तो जिस पर्पज़ के लिए कस्टमर ने बोला और उस पर्पज़ के लिए यूज़ ना करके कस्टमर किसी और पर्पज़ के लिए उस लोन को यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशनल रिस्क। ये मतलब या तो हमारा जो स्टाफ है उसने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जो ऑपरेटिंग हमारा स्टाफ है, बैंक का जो स्टाफ है उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या बोलते हैं ये जो पर्सन है जिस पर्पज़ के लिए इसको लोन दिया जा रहा है वही पर्पज़ पूरा होना चाहिए था, पर वो पूरा नहीं हो पा रहा, कस्टमर ने किसी और पर्पज़ के लिए उस पैसे को यूज़ कर लिया। तो बैंकों के लिए कौन सा रिस्क हो गया, ये हो गया ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो मतलब हमारा जो स्टाफ है उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी में कुछ होगा, जिस वजह से वो कस्टमर को पूरा देख नहीं पाया कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, या उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिस वजह से कस्टमर इस काम को करने में सफल रहा कि उसने गलत पर्पज़ के लिए यूज़ किया और अपने आप को और बैंक को लॉस पे रखा। ठीक
ठीक है, उसको बोला जाता है ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क का ये भी डेफिनेशन होता है कि अगर अपना स्टाफ कोई गलती करता है, कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, वो भी ऑपरेशन रिस्क में आ जाएगा। या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, सिस्टम की कोई गलती की वजह से बैंकों को कोई रिस्क होता है, वो भी हमारा ऑपरेशन रिस्क में आता है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो बहुत बड़ा अमाउंट का कस्टमर एफडी कराना चाह रहा था, पर उसने देखा कि आपके बैंक पे तो लाइट ही नहीं है, तो वो आपका बैंक छोड़ के कहीं और चला गया और उसने वहाँ पे एफडी करा ली, तो आपको रिस्क हो गया क्योंकि आपको इस कस्टमर का बेनिफिट मिल सकता था, पर आपके यहाँ पे लाइट नहीं थी जिस वजह से कस्टमर कहीं और चला गया, ठीक है, तो वो भी हमारा ऑपरेशन रिस्क में आता है। तो ऑपरेशन रिस्क की बहुत सारे डेफिनेशन और भी हो सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। इसको एक बार आप देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।